पुरानी पेंशन चाहिए, नई पेंशन व्यवस्था हमें मंजूर नहीं। उसमें कई राज्यों ने कर्मचारियों के इस तेवर को समझा और वहाँ की सरकारों ने, खासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी जो सरकारें हैं कांग्रेस की, उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था का ऐलान कर दिया कि वही लागू करेंगे, इसको नई वाली को विदा कर देंगे। पंजाब में भगवंत मान ने कर दिया ऐलान। ममता जी क्या पहले से ही चल रही पुरानी पेंशन, बंगाल कभी गया ही नहीं एनपीएस में। बंधु जी, आप ही से बात शुरू करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस कमेटी का भविष्य और भाग्य इस बात पर टिकेगा आकर कि कर्मचारियों के साथ इसका रिश्ता भरोसे का बन पाता है कि नहीं। बाकी तो फिर ये कमेटी कोई कथा भागवत तो करेगी नहीं। अगर कर्मचारी इस पर भरोसा करेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि वित्त मंत्री ने सदन में कहा था कि सरकार मानती है कि नई पेंशन योजना में सुधार की जरूरत है, उसी के लिए यह कमेटी बनाई गई कि भाई नई पेंशन योजना में इंटीरियर बदलो और कोई ऐसा बीच का रास्ता खोजो जिसमें कर्मचारी भी राजी हो जाए और एनपीएस नाम भी बना रहे, जो मुझे समझ में आ रहा है। बंधु जी, ये जो प्रपोज्ड कमेटी है, वित्त सचिव जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं देश के, आप लोगों को, आपके संगठनों को क्या समझ में आ रहा है, ये कमेटी क्या करेगी, क्या परिणाम आएगा, कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा? एक बात कहूँ, मुझे याद आ गई, विजय बंधु ने कहा, रणवीर जी ने कहा कि कमेटी के मसले पर के टिप्पणी की, तो मुझे नितिन जी की बात याद आ गई, नितिन गडकरी जी की। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि भैया जिस मामले को लटकाना हो, अटकाना हो, कमेटी, जीओएम, स्टडी, सर्वे, इसमें फंसा दो, और जिसको करना हो बोले लाओ फाइल, दस्तखत की, अब बात खत्म। क्या बात। नितिन गडकरी जी कहते मैं हमारे ऊपर मत नाराज होना भैया, राजनीतिक लोग हैं, उनका अनुभव है, वो आज के तो है नहीं। 90 के दशक में वो महाराष्ट्र में मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, तो उन्होंने ये देखा सरकारों का चाल चलन, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे मनोज पंडित जी कि जब लटकाना हो, भटकाना हो, अटकाना हो, तो बोलो जी कमेटी बना दी, और कमेटी वाले को इशारा कर दो कि बेटा धीरे धीरे चलना है, नहीं, और कमेटी आ जाए तो कमेटी का फिर स्टडी में लगा दो कि इसका और अध्ययन हो रहा है गहन। नहीं भाई देखो, हम तो ज़्यादा इतना जानते नहीं शेयर बाजार क्या है। 50,000 रुपया लगाए थे किसी के कहने पे शेयर में, क्या हर दिन मोबाइल लिए वो देखते रहते हमारे घर में सब लोग के, वो बाजार नीचे हुआ कि ऊपर हुआ, पता लगता कभी 50 के 40-35 ही रह गए, तो उस दिन घर में खाना भी नहीं बनता दुख में। ऐसा धंधा क्यों करें ना जी? पोस्ट ऑफिस में भी डाल देते, 50-50 तो रहते, न मिलता कुछ। चलो, ये इतना बड़ा दिल नहीं भाई साहब, भारत गरीब देश है, इतना बड़ा आदमी थोड़े नहीं कि 50 के 35 स्वीकार कर ले। ये जो लोग कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है, बाकी के लिए ठीक नहीं। और एक बात जो बीजेपी ने, सुधा जी आपके पास आ रहा हूं और जोशी जी के पास, मेरा अपना आकलन ये कहता है कि ये मसला कमेटी, जीओएम, डिस्कशन, सेमिनार में नहीं जा सकता। उसका कारण है लगातार चुनाव है, राज्यों का भी दबाव है। हमने 1974 की हड़ताल के बाद भाई शिवराज सिंह से पूछिए तो वो कहेंगे अलग ले जाए, टीवी पे अलग ले जाके, तो वो कहेंगे ओपीएस लागू करो, मेरी जान से बवाल काटो कम से कम, मैं चुनाव तो ठीक से लड़ूं क्या? यही बात रमन सिंह कह रहे, यही बात वसुंधरा कह रही, टीवी पे नहीं, व्यक्तिगत पूछ लीजिए जाके, वो बवाल करा दिया विजय बंधु, चाहे जहाँ रैली कर देते हैं आके, है, और हमारी जान सांसद में पड़ी है, लागू करो, क्या जा रहा है? और वह भारत में जो राजनीति होती है, मेरी बात से सब मित्र सहमत होंगे, आप यहां नहीं बोलेंगे लेकिन वजह सहमत होंगे, अर्थव्यवस्था, राजस्व, आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब चीजें कहने की होती हैं। जब हमारे देश में ऐसी विकट राजनीतिक विभूतियां जन्म ले चुकी हैं, जो चुनाव में ये ऐलान कर देती है कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 किलो देसी घी भी मिलेगा मुफ्त, उनके लिए ओपीएस क्या चीज है? स्कूटी मुफ्त, सोने की चेन मुफ्त, सोने का मंगलसूत्र मुफ्त, कलर्ड टीवी मुफ्त, ऑटो मुफ्त, ऑटो में डलवाने के लिए डीजल मुफ्त, नहीं, सिनेमा की टिकट मुफ्त, पान सुपारी गुटखा मुफ्त, देसी घी मुफ्त, डालडा मुफ्त नहीं है। सुधा मिश्रा जी, ये तो सभी आप लोग सभी करते हो, सारे दल, ठीक? ये मत कहना कांग्रेस नहीं करती, नहीं तो फिर मुझे 15 मिनट कांग्रेस के बारे में बताना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या करती, इसलिए उसमें मत पड़ेगा। तो ओपीएस में इतना क्या खर्चा आ जाएगा? नहीं,
भाई आप लोग इतने बहादुर राजनेता, हम तो आपके साहस को, आप पूरे देश में सब कुछ फ्री कर देते हो चुनाव के मंच पे जब जाते हो। मुझे ऐसा लगता है 1970 के आसपास का जो भारत था प्रोफेसर साहब, उसमें पेंशन जब मिल रही थी तब शायद पेंशन उतनी जरूरी नहीं थी जितनी आज है। अब आप पूछेंगे कैसे ये गलत बात कैसे बोल रहे हो, उल्टी लग रही। मैं इसका सीधा वर्जन अर्थ बता दे रहा हूं। तब संयुक्त परिवार थे, बुढ़ापा कट जाता था, रोटी मिल जाती थी, मन से दे चाहे बेमन से दे बहू, नाती नौ नाते नौ बहू बेटा, कोई मन से दे बेमन से दे, लेकिन रोटी बाबा को दिल देती था, डोकर डोकरी को रोटी मिल जाती थी। ठीक, अब तो संयुक्त परिवार बचे नहीं, बच्चे कहीं बूढ़े बूढ़ी कहीं, क्या खाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है सामाजिक, इसको देखना होगा इसी दृष्टि से। जैसे इस ओपीएस के विड्रॉल में भारत की, बंगाल की सरकारों को छोड़कर सब लोग शामिल हो, ठीक, कोई बरी नहीं है, ना आपकी पार्टी बरी है, क्या सबके दस्तखत हैं कहीं ना कहीं, तो क्यों नहीं सब लोग एक साथ प्रायश्चित का एक महायज्ञ कर लो? जोशी साहब, अरे इतना भारत समृद्ध हो गया, जब गरीब था तब पेंशन दे रहा था, अब संपन्न है तो बोले अब कमेटी करेंगे, ऐसा क्यों है भैया? एक और व्यवहारिक बात कहूं, मनोज भाई आप ही के पास आऊंगा, केंद्रीय सुरक्षा किसको दी जाए इसके लिए एक प्रक्रिया है पूरी, सब लोग सुन लो भैया, उस प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। आईबी लोकल थाने से लेके आईबी तक का पूरा सिजरा तैयार होता है। नरसिंह राव की सरकार थी, सुधा जी, नरसिंह राव की सरकार थी, विश्वास मत पर का मामला था, अजीत सिंह के एमपी चाहिए थे, अहमद पटेल और अजीत सिंह की मुलाकात हुई, कुछ बातें तय हुई, अजीत सिंह जी ने एक महिला राजनेता के लिए इशारा किया, क्या अजीत सिंह अपने घर नहीं पहुंच पाए, वहां से निकल के उनके घर सीआईएसएफ पहुंच गई है, टेंट लगने लगा, बोले आइल फाइल बाद में हो जाएगी। तो सरकारें जब करना चाहती हैं तो हथेली पर सरसों जमा देती हैं भाई, हमने तो जमते देखी है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उसी दिन हुआ था, उसकी भी प्रक्रिया बाद में, बोले कुछ नहीं, क्या परसों वोट है आज ही कर दो, क्या? तो ये हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। खैर मनोज पंडित जी, मसला वही है, नोएडा में अभी एक खबर आई है, एक वृद्धा अकेले रहती थी, वो मर गई, उनका बेटा भी एनसीआर में रहता है सुधा, 20 दिन बाद पता लगा कि अम्मा मर गई। ऐसे में पेंशन भी नहीं हो तो बूढ़ा बूढ़ी जहर खाए। मैं भाजपा कांग्रेस सपा बसपा चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं अपने देश के लोगों के लिए यहां आया हूं। मनोज जी, कौन जिम्मेदारी लेगा जब एनसीआर में रह के लड़का 20 दिन में अम्मा खबर नहीं लिया और अम्मा मर गई, 20 दिन लाश सड़ती रही। मनोज जी, क्या वृंदावन में भीख मांगेंगी? सिलेबस वाला बहस में मत भरिए, अभी मुगलों में फंस जाएंगे, फिर इतना समय थोड़ी ना है, मुगल किसी और दिन, आज अपनी बात कर ले। मुगल तो चले गए, अब कहां कौन मुगल है? जो कहीं है भी कोई एक आदमी कलकत्ता में कोई चाय बेच रहा, कोई मूंगफली बेच रहा, कहां बचा मुगल उगल? कुछ नहीं। एक वो आए थे हमारे पास, वो सर्टिफिकेट लेके आए थे, जाने कहां से, मुगलों के वारिस प्रिंस तुसी। अरे मैंने जाओ यार, कुछ काम करो, कहां चक्कर में घूम रहे हो इधर उधर, अब वो जमाने बीत गए जब पसीना गुलाब था। खैर विजय बंधु, भाजपा कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बनाने की कवायद कर रहे हैं कर्मचारियों को, वो समाधान समाज निकालेगा। मनोज बाबू, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सरकार की, सरकार और राजनीति की, क्योंकि हमारे लिए जो विपक्ष में है वो भी आधा सरकार होता है, क्योंकि वो छोटा सा एक ग्रुप है, वही देश में खेला खेली करता है, कभी वो सरकार में कभी वो, यही ना। रणवीर जी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप सहमत हो तो बताओ, क्या इस देश में, चूंकि देश के प्रति जज्बा राजनेताओं में बहुत ज्यादा है, भक्ति का, देशभक्ति का, कुर्बानी का, बलिदान का, तो उसका सम्मान करते हुए, विजय बंधु जी आप ही सुन लो, क्या ऐसी नई व्यवस्था नहीं, जब नए नए प्रयोग हो ही रहे तो ऐसा ना कर दे कि जितने सांसद विधायक और पार्षद तक हैं देश में, किसी पार्टी को, उनके सबके बच्चों के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दे? नहीं अच्छा रहेगा?
जितने सांसद, विधायक, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, किसी पार्टी को हो, जबरिया उसके लड़के को ले जाओ, अग्निवीर में दाखिल कराओ, ताकि 5 साल बाद 20 लाख लेके लौटे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मजबूती दे। 2 बातें हैं। एक तो ये, इस बात से सहमत हो आप कि भाई जो भी, क्योंकि नेताओं के हृदय में मैं देश के प्रति इतना गंभीर जज्बा देख रहा हूं कि वो ओवरफ्लो हो रहा है, जज्बा संभाले नहीं संभल रहा, देशभक्ति की जज्बा नेताओं में बहुत ज्यादा देशभक्ति आ गई, मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब फेल हो रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं करते उस ओवरफ्लो होते जज्बे को कंट्रोल करने के लिए कि ये नियम बना दे कि पार्षदी से लेके और लोकसभा, राज्यसभा तक का चुनाव तब लड़ पाओगे जब बेटे को, बेटी को अग्निवीर बनाओगे? बताओ भैया, समाजवादी पार्टी सहमत है? मैं कुछ अनूठे विषयों पर चर्चा करता हूं, बाकी तो सब है, रिलीज है प्रेस की, उसका क्या करना। विजय बंधु जी, एक मसला और खड़ा होता है। वो मसला ये कि भाई वो लोग चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, एक रिपोर्ट आई थी एक उसमें वेबसाइट में, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी लोग ठीक नहीं। अधिकांश राजनेताओं की संतानें विदेश में शिक्षा पा रही हैं क्या, और विजय बंधु और रणवीर सिंह के लड़के को पकड़ के भर्ती किए दे रहे हो अग्निवीर में, बोले तुम्हें अग्निवीर बनना है? जोशी जी का लड़का, मनोज पंडित का लड़का, सुधा मिश्रा का लड़का पढ़ाएगा हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड में है, और बाकी सब, अरे भाई आपसे आपका नाम वापस ले लिया, शकुंतला बोल दिया, मेरे ऊपर दया करो प्रभु, है ना? आप तो नाम शकुंतला रामलाल श्यामलाल कर दिया, हटाओ, सब नेताओं का नाम बदल दिया। ये नेता है मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर आपके लड़के पढ़ेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी है, और विजय बंधु घर से पकड़ के ले जाओ, बोले अग्निवीर बनाएंगे। ये कैसे, क्या मसला है भैया? मुझसे एक सज्जन ने कहा कि अमिताभ जी, आप सरकारी कर्मचारियों के चक्कर में कहाँ पड़े रहते हो हैं? मैंने भाई क्यों, क्या हो गया? बोले ये सब खाए कमाए रहते हैं, जो एक सामान्य भाषा होती है। मैंने कहा मैं इस बात का प्रतिवाद करने के बजाय इससे बड़ा प्रश्न रख देता हूं बाबू। बोले बताइए। मैंने कहा सरकारी कर्मचारी खाए कमाए होते हैं, खाए अघाए होते हैं, नहीं होते हैं, इस पे तो विवाद है, पक्ष विपक्ष में देश बंट जाएगा, लेकिन किसी चौराहे पे जाके पूछो नेता खाए अघाए हैं कि नहीं, सब 100 लोग खड़े होंगे, 100 कहेंगे हैं, क्या एक भी नहीं कहेगा नहीं है। तो उनको पेंशन की फिर जरूरत क्यों, उनको मुफ्त इलाज की जरूरत क्यों, उनको मुफ्त यात्रा की जरूरत क्यों, साथ में कंपेनियन की जरूरत क्यों, उनको विटामिन की गोली और टॉनिक हमेशा जीवन भर फ्री मिले क्यों? नहीं, खाए कमाए तो वो भी हो सकते हैं, उनकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एक बार विधानसभा, लोकसभा या नगर निगम भी देख आया है, उसके कुर्ते से कलप नहीं गया भगवान का नाम लेके, फिर भले दोबारा जीता हो ना जीता हो। राजनीतिक लोग अगर अपने आचरण से कोई प्रतिमान नहीं बनाएंगे, देश के सामने कोई मिसाल नहीं रखेंगे, तो उनकी किसी भी वचन में, उनके किसी भी वक्तव्य में, उनके किसी भी निर्णय में प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जनता जान रही कि भाई जोशी जी हमको भाषण दे रहे हैं और खुद देखो नींबू काट कलप का कुर्ता पहने, लंबी गाड़ी से आए हैं क्या, और मॉन्ट ब्लैंक का पेन लगाए हैं 40,000 का, 2 लाख की घड़ी पहने, 1 लाख का चश्मा है, और कह रहे गरीबों एक हो जाओ। तो आदमी हंसता है ना, इसलिए तो नेता की बात नहीं मानता आजकल। वो कहते जाओ यार अपने घर जाओ। नहीं, या तो उसको 1000 रुपया आलू और पूरी और आम का अचार और बाकी और व्यवस्थाएं और बस दो, तो वो रैली में आता है, वरना आता किसी की रैली में नहीं। सच्चाई यही है। मनोज बाबू, एक चूंकि आप सरकार में, इसलिए सब राजनीतिक बिरादरी की तरफ से आपसे पूछ ले रहे हैं, चूंकि राज्यों में अलग अलग पार्टियां भी सरकार में है, सरकार में बहुत सारे दल हैं, इसलिए सबके लिए एक सवाल पूछ लेते हैं। जब तक हम ओपीएस नहीं दे पाते, मान लीजिए, क्या तब तक के लिए क्या ये नैतिक नहीं होता कि हमारे देश का, राज्यों का जो शासक है, राजनीतिक वर्ग है, ठीक, उत्तर प्रदेश में योगी जी, बंगाल में ममता जी, राजस्थान में गहलोत जी, देश में मोदी जी, ऐसे सारे नाम ले लीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी, सब लोग ये खड़े होकर अपनी अपनी विधानसभा और लोकसभा में प्रस्ताव पारित कराते कि हम लोग स्वेच्छा से पेंशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है ये अनैतिक है। भारत समृद्ध है, भारत विकास कर रहा है,
भारत की छलांग लंबी है, ये सब चीजें तब प्रमाणित होंगी जब हम अपने देश के कर्मचारियों, लोगों के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाएं पहले से और बेहतर ढंग से लागू करेंगे। अन्यथा इन बातों को जमीन पर कौन मानेगा? सोचिए, प्राइमरी स्कूल का एक टीचर रिटायर होता है, पुलिस का एक सिपाही रिटायर होता है, सीआईएसएफ का एक जवान रिटायर होता है, उसके पास क्या संसाधन है बताइए? पूरी जिंदगी ट्रांसफर में यत्र तत्र सर्वत्र घूमता रहा, क्या है उसके पास? खेती बची नहीं देश में, जोत बची नहीं, क्या करेगा आदमी? कहां जाएगा? न्यूक्लियर फैमिली हो गई, संयुक्त परिवार भी नहीं कि चलो रोटी की समस्या। मैं फिर कहता हूं, जब रोटी की समस्या के कारण आपको अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता है, वो क्षण जीवन में सबसे कष्टकारी होता है। इसलिए बुजुर्ग के हाथ में पेंशन होनी चाहिए, बाकी सब तर्क छोड़ दीजिए। जवान की तनख्वाह 2 रुपया कम हो, मैं मंजूर कर लूंगा अगर आप ये प्रस्ताव लाओ कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन जरूरी है। बड़े बूढ़ों को 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खाने के लिए जब अपना सम्मान गिरवी रखना पड़ता है अपने ही परिवार के सामने, वो क्षण ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि अगर पेट नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं करता, और कुछ सोचते हैं कि धरती फटे और हम इसमें समा जाएं। बूढ़े बाप का चश्मा नहीं बन सकता, अम्मा की दवा नहीं आ सकती, ऐसी परिस्थितियां हैं मित्र। और वो नेता भी नहीं है कि चलो टेलीफोन से किसी का काम करा दिया, वो दे गया गिफ्ट, उनको तो कुछ नहीं ना। सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर रिटायर हो गया, उसको कौन क्या देगा बताइए? उसके घर तो कोई एक गुलाब का फूल भी लेके नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये बात लेके आया। आपने कमेटी बना दी, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कमेटियों से बाहर होनी चाहिए। राष्ट्रीय सहमति के आधार पर यह होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, इसके विरुद्ध होगी, और हो भी अगर मन में तो बोल पाएगी। तो जब एक सामान्य मोटे तौर पर सहमति दिख रही है तो उसी की ओर बढ़ा जाता ज्यादा बेहतर है। लेकिन चलिए, आपने कमेटी बना दी, देश को प्रतीक्षा रहेगी कि ये कमेटी क्या प्रस्ताव लेकर आती है। एक मॉडल आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के आपके यहां का भी है, लेकिन हां, इस कमेटी पर एक प्रश्न रख के मैं बात समाप्त कर दूंगा। जिन लोगों के लिए ये कमेटी बनाई है उनके प्रतिनिधि मंडल को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। केवल बाबुओं के लूडो खेलने की जगह नहीं होनी चाहिए ऐसी कमेटी। उसमें रणवीर सिंह होने चाहिए थे, उसमें विजय बंधु होने चाहिए थे। इन्हीं के लिए ना कमेटी है। वित्त सचिव और गृह और व्यय सचिव तो रोज ही मिलते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, वो काय की कमेटी है? दोस्तों, वर्तमान में कर्मचारियों का जो संघर्ष है, कर्मचारियों की मेहनत है, वो केवल ओल्ड पेंशन के लिए ही मेहनत कर रहे हैं और जी जान से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो। परंतु वर्तमान में भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारियों के संघर्ष को एक चुनौती स्वीकार करेंगे कि ओल्ड पेंशन चालू करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? परंतु भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस सरकार हो, चाहता तो सभी है कि लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी जीते। मैं किसी की पार्टी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु कर्मचारियों को किस पार्टी को वोट देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहेगी कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की मांग पर नाराज नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस तो यही चाहती है कि पहला मैनिफेस्टो में मुद्दे ओल्ड पेंशन का मुद्दा ही लेके आती है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों का जो संघर्ष है, कर्मचारियों की मेहनत है, वो केवल बुढ़ापे की लाठी के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए है। जब 22 साल या 20 साल या 30 साल सर्विस के बाद में कर्मचारी बुढ़ा होकर रिटायर होता है, तो कर्मचारी का भी एक सपना होता है, और उस सपने को ओल्ड पेंशन के बदौलत जीना चाहता है। अपना पोता या पोती के साथ वो अच्छी खुशी के साथ वो जीना चाहता है। परंतु एनपीएस के रूप में अगर कर्मचारी रिटायर होता है तो क्या वो 4-5 हजार रुपए में स्वयं का खर्च चला पाएगा उस जमाने की महंगाई में? आप ही बताइए। तो कर्मचारियों के पास ये जो महत्वपूर्ण समय है, ये 2024 का समय है,
इसको अगर कर्मचारियों ने अपने संघर्ष में नहीं किया या फिर कर्मचारियों ने 2024 खो दिया, तो कभी भी कर्मचारियों को जो सपना देख रहे हैं ओल्ड पेंशन का, वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी आप मेहनत कर सको मेहनत कर लीजिए, और लोकसभा चुनाव में ये बता दीजिए कि हम कर्मचारी हमारा हक मांग रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे हैं। हमारी बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे की सुरक्षा हम चाहते हैं कि हमको पुनः ओल्ड पेंशन लागू किया जाए। और ओल्ड पेंशन लागू करना कोई गलत बात नहीं है। भारत देश में संविधान है, तो दो अलग अलग संविधान नहीं हो सकते। कर्मचारियों को एनपीएस के रूप में पेंशन दी जा रही है, तो नेता गणों को ओल्ड पेंशन के रूप में दी जा रही है। ऐसा क्यों? अगर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की बंद करने से ही नहीं हो सकती। नेताओं की भी ओल्ड पेंशन बंद कर दीजिए। तो ओल्ड पेंशन तो सभी की बंद होना चाहिए, या फिर ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की या नेताओं की सभी की चालू होना चाहिए। अरे अभी तो भारत सरकार में या अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, तो वृद्ध अवस्था, चाहे महिला हो चाहे या बुढ़ा व्यक्ति हो, सभी को 1000 रुपए या 1500 रुपए में भी पेंशन दी जा रही। तो कर्मचारी ने तो पूरा जवानी, पूरी जिंदगी अपने देश की प्रगति और देश के विकास में लगा दी, तो क्या कर्मचारी को ओल्ड पेंशन नहीं दी जा सकती? कर्मचारी का भी एक सपना है कि मैं रिटायर होने के बाद में मेरा पोता या पोती के साथ में मैं खुशी से अपने जिंदगी का जो समय है वो अच्छे से निकाल सकूं, मैं परिवार के साथ में अच्छे से दिन बिता सकूं। परंतु नेताओं को ही पेंशन का मौका क्यों? तो भारत में ये दो जो अलग अलग संविधान है, ये अलग अलग संविधान क्यों? नेताओं को पेंशन मिल रही है, कर्मचारियों को एनपीएस मिल रही है, ये अलग अलग क्यों? अगर आरबीआई गवर्नर कर्मचारियों को यह कहता है या भारत सरकार को यह कहता है कि अगर ओल्ड पेंशन बहाल की जाती है, तो भारत सरकार पर अर्थव्यवस्था का बोझ पड़ जाएगा और भारत सरकार या भारत अर्थव्यवस्था में कमजोर हो जाएगा, तो ये गलत बात हो सकती है। अभी देश हमारा प्रगतिशील है, विकासशील की ओर जा रहा है, तो देश कैसे कंगाल हो सकता है? देश कैसे अर्थव्यवस्था में कमजोर हो सकता है? अगर कमजोरी हो रहा है तो नेताओं की भी ओल्ड पेंशन बंद कर दीजिए। देश के लिए कर्मचारी दिन रात काम करता है, जब भी देश आगे बढ़ता है। और वो कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तो उसको हर महीने 4-5 हजार के रूप में पेंशन देकर उसको छुट्टा कर देते हो। अरे उसके सपनों का क्या होगा कर्मचारी का? तो मैं यही कहना चाहता हूं सभी कर्मचारियों से कि आप सभी जितना संघर्ष करना चाहते हो कर लीजिए, जितना किसान भाइयों को बताना चाहते हो बताइए, स्टूडेंट को समझाना चाहो समझाइए, परिवार को समझाइए कि ओल्ड पेंशन है तो जीवन है। तो ओल्ड पेंशन के लिए आप वोट कीजिए और देश के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित योजना के तहत ओल्ड पेंशन दिलवाइए। चाहे सरकार किसी की बनो, कर्मचारी चाहता है बुढ़ापे की लाठी मिले, बुढ़ापे की सुरक्षा, ओल्ड पेंशन मिले। तो दोस्तों आप क्या समझ सकते हो या समझिए, आप किसको कितना समझा सकते हो ओल्ड पेंशन के बारे में, स्टूडेंट को कितना समझा सकते हो कि आप जब पढ़कर नौकरी लगोगे तो आपको एनपीएस मिलेगा तो आपको कितना पैसा मिलेगा, और ओल्ड पेंशन मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो एनपीएस की पेंशन में आप कितनी अच्छी जिंदगी काट सकते हो और ओल्ड पेंशन की जो पैसे मिलेंगे उसमें कैसी जिंदगी काट सकते हो। तो दोस्तों आप किसान हो या मजदूर हो या स्टूडेंट हो, जितना समझा सके समझाइए, क्योंकि ये सबकी हक की बात है। आने वाले जो भी नौकरी पे आएगा, सरकारी जॉब पे आएगा, उसकी हक की बात है। अभी वर्तमान में कार्यरत एनपीएस कर्मचारी है, वो समझिए, जाति और क्षेत्रवाद पर वोट मत डालिए, एजुकेशन पे वोट डालिए, देश की प्रगति पर वोट डालिए, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन पर वोट डालिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ओल्ड पेंशन से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो नेताओं की भी ओल्ड पेंशन बंद कर दीजिए। अगर भारत अच्छी स्थिति है तो कर्मचारियों की भी ओल्ड पेंशन चालू कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।